ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कंफर्म मी फर्स्ट। आप सभी मुझे देख और सुन पा रहे हैं स्टूडेंट्स? वेरी वेरी वार्म वेलकम राजीव एंड राधे एवरीवन जिन्होंने सेशन को ज्वाइन किया है। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम ऑन अनअकैडमी। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर ज्योति मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ाती हैं। पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है। मोर देन 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है एंड दिस इज माई टाइमिंग। एज यू कैन सी हियर, डेली इस टाइमिंग पे मेरी क्लासेस कंडक्ट की जाती है। स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी पार्टनर अनअकैडमी, जहाँ पे मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन की मेरी क्लासेस होती है 6:50 PM पर, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है। हर एक स्टूडेंट इस क्लास को फ्री में देख सकता है। वेरी गुड आफ्टरनून कुहू। परफेक्ट स्टडी पार्टनर अनअकैडमी, जहाँ पे प्लस और आइकॉनिक बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और हमेशा यहाँ पे ऑफर्स आते रहते हैं, तो आप जेटी नेट कोड लगा के पा सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट। जो भी उस टाइम का ऑफर चल रहा होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट जेटी नेट कोड को यूज करके पा सकते हो। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप सारे टीचर्स को देख पाओगे स्टूडेंट्स। तो काफी ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अनअकैडमी का कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप हर टीचर्स को देख पाओगे यूजीसी नेट की कैटेगरी में। वेरी गुड आफ्टरनून उदय। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। जल्दी से आप सभी क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, कंप्लीट सेशन आप सभी को देखना है। Chronological sequence of the following country opting for educational broadcasting channel. Hurry up, answer this question fast. ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल राइट, सेकंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। सबसे पहले किस कंट्री ने ब्रॉडकास्टिंग चैनल शुरू किया था? तो आपका यूनाइटेड स्टेट हो गया पहले नंबर पे, देन यू हैव ग्रेट ब्रिटेन एंड कनाडा थर्ड, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। ओके, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। मुख्य भूमिका क्या होती है यूजीसी की हायर एजुकेशन में एवरीबॉडी? राजीव, ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स मींस कि चैनल का प्रसारण किसने स्टार्ट किया था? एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल का प्रसारण कहाँ सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो वैसे कंट्री आपको सीक्वेंस में लगाना था। ऑप्शन दिस, आंसर दिस क्वेश्चन। मेन रोल क्या है यूजीसी का? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मुख्य भूमिका है कि वो यूनिवर्सिटी को फंड प्रोवाइड कर सके। जो भी आप कह लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहती है, स्टेट यूनिवर्सिटी, इनको वो फंड प्रोवाइड कर किया जा सके। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी ओपन करना ऑल ओवर द इंडिया नहीं होगा। एक्रीडेट करने के लिए आपकी नैक है ना, जो असेस करती है, एक्रीडेट करती है। कंट्रोल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं होगा, वो बस एक स्टैंडर्ड बनाती है। आपकी यूजीसी क्या करती है? स्टैंडर्ड बनाती है और बाकी यूनिवर्सिटी उनको फॉलो करती है। तो लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। आप सभी को पता है 53 में स्टैब्लिश किया गया और 56 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, जो कि क्या करती है यूजीसी? रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, एक बेस लाइन सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Very good afternoon, Radhi, Savita, everybody. Answer this question fast.
हरी अप। अभिजीत गोज टू सिंगिंग क्लासेस। अभिजीत सिंगिंग क्लासेस के लिए जा रहे हैं। कुहू देखो, मास्टर आपका तो मैंने सुना है कि किसी भी सब्जेक्ट से हो जाता है मास्टर। तो एक बार आप जहाँ से आपको करना है एक बार वहाँ पता करो। मेरे तो बहुत ही जान पहचान में मास्टर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से किया है बहुत लोगों ने। तो एक बार आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करना चाह रहे हो एक बार वहाँ पे कंफर्म कर लो। तो यहाँ पे देखो अभिजीत क्या कर रहे हैं, सिंगिंग क्लासेस के लिए जा रहे हैं। किसी भी संस्थान में जाके जब आपको सीखते हो तो वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी जगह पे जाके आप कोई चीज सीखते हो तो वो फॉर्मल एजुकेशन है। जब आप घर पे कोई चीज सीखते हो तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। जब हम फैमिली रिलेटिव से कुछ सीखते हैं ना घर पे अपनी, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। नॉन फॉर्मल सभी को पता है जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है। ठीक है, आप जो डिस्टेंस एजुकेशन में पीडीएफ के थ्रू और या फिर लाइव क्लासेस के थ्रू या फिर जो भी टेलीकास्ट होता है वहां से देख के सीखते हो तो वो नॉन फॉर्मल हुआ। और टेक्निकल फील्ड सभी को पता है ना, बीटेक एमबीए ये सारे फील्ड हो गए। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो सेशन एक बार लाइक करके मुझे इंडिकेट करो कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं। हाँ, एक ही पोल से बन जा रहा है ना, एक ही ऑप्शन से बन जा रहा है। अगर मैं यही ऑप्शन चेंज कर दूं तो किसी का आंसर नहीं बन पाएगा, मतलब आई मीन हार्ड लगेगा। सो डी विल बी आवर राइट ऑप्शन बिकॉज सभी को पता है जो जगन्नाथ कहाँ पे है, उड़ीसा पुरी के स्थान पर है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है पुरी संस्कृत यूनिवर्सिटी जगन्नाथ एरिया में है। राष्ट्रीय आपका कहाँ पे, तिरुपति संस्कृत यूनिवर्सिटी। और कामेश्वर सिंह कहाँ पर है, ये लोकेशन आपका यहाँ पे दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी है। गुरुकुल कंगारी पे क्या है स्टूडेंट्स, हरिद्वार संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो एक ऑप्शन से बन गया क्वेश्चन आपका, थोड़ा मतलब ठीक था लेकिन ऑप्शन इजी थे इस वजह से बन गया। नाउ इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट बनाती हूँ। आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो, सभी को पता है, इट इज वेरी बेसिक। ICSSR का फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, यानी सोशल साइंस के फील्ड में ये रिसर्च ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कब स्टैब्लिश किया गया, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं। ABCD में चुनो, कब स्टैब्लिश किया गया ICSSR को, कब स्टैब्लिश किया गया स्टूडेंट्स? वेरी गुड गणेश, 1969 में स्टैब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली में। ओके, 1969 will be our right option. Let's see the another question. गुरुकुल में एक वासु लर्नर को कितने मिनिमम कितने वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था डिग्री लेने के लिए? वेरी गुड मानसी, आप कल के क्लास में भी थे ना। चलो, 24 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 वर्ष मतलब कि आपकी पूरी जो यूथ है ना, मतलब लगभग आप कह लो पूरा आपका जो यूथ है वो वहां पे डेडिकेट करना पड़ेगा। और हम सभी को पता है ये 24 साल कुछ ऐसे साल होते हैं, अगर हम इसमें कुछ बना ले गए ना पूरा जीवन हमारा आप कह लो अच्छा हो जाता है। और यही टाइम है या तो बिगड़ जाओ या बन जाओ। जो वासु लर्नर होते थे 24 ईयर्स
रुद्र जो होते थे 36 और आदित्य यानी कि 48 ईयर। तो ये आप देख लो, ईयर यहाँ पे मेंशन है। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। वेरी गुड आफ्टरनून शांति एंड एवरीवन। पुअर लिसनिंग जो है बाय ऑडियंस लीड्स टू व्हाट? देखो, डिसरिस्पेक्ट तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पुअर लिसनिंग, अगर कोई इंसान सुन ही नहीं रहा है बातों को, तो वो गलत, उसकी मीनिंग क्या निकालेगा? गलत मीनिंग निकाल लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैम कब से आपको कुछ समझाई जा रही है, आप उसे सुन नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? आप लास्ट की 2 लाइन सुन लोगे और उससे गलत मीनिंग निकाल लोगे। ठीक है, गलत मीनिंग निकाल लोगे। तो इसीलिए पुअर लिसनिंग क्या होगा? गलत मीनिंग निकालना हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अप्रिशिएट करना नहीं भाई, ये तो गलत चीज है। वाइल्ड इमेजिनेशन नहीं होगा। और डिसरिस्पेक्ट द स्पीकर, देखो स्पीकर की डिसरिस्पेक्ट जब तक स्पीकर को नहीं फील हो रही तब तक वो ठीक है, लेकिन आपका बिगड़ेगा इसमें। अगर जो ऑडियंस है वो अच्छे से नहीं सुनेगी तो वो अपनी मीनिंग गलत निकालेगी उस मैसेज से। आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इन 1992 कहाँ पर हुआ था? अर्थ समिट भी जिसे आप कहते हो। इसी में बायोडाइवर्सिटी की बात भी हुई थी। रियो डे जेनेरियो में हुआ था। तो आपका ए विल बी आवर राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। Biomedical waste of human and animal tissue, organ and infected body part are disposed using the भस्मीकरण, इंसिनरेशन। ओके, आप क्या करते हो? जो भी मानव या जानवर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, इन्फेक्टेड है या टिश्यू है, उनको हम जला देते हैं, वो ऐश बन जाते हैं, राख बन जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि आपका आया था 2000 में और 2015 तक चला था। टोटल इसमें 8 गोल थे और इसमें से कौन सा गोल नहीं था आपको बताना है। कौन सा गोल नहीं था? वेरी गुड, ह्यूमन राइट की बात नहीं की गई थी, क्योंकि ये आपका संविधान ह्यूमन राइट की बात करता है। बाकी सारे गोल थे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्राइमरी एजुकेशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सारे थे, लेकिन ह्यूमन राइट इसमें नहीं था। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। चलो एक ऑप्शन मैं और ऐड करती हूँ इसमें। अब मुझे बताओ कौन कौन से इसमें सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन कह रहा है ए बी सी, बी ऑप्शन कह रहा है बी सी और डी। चलो इसको मैं डी मान लेती हूँ। ओके, और इसको हम ई मान लेते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है ऑल और डी ऑप्शन कह रहा है बी सी ई और यहाँ पे डी हम चलो या नहीं नहीं ऐसे ही रहने देते हैं। अब मुझे बताओ कौन सा सही हो जाएगा एवरीबॉडी? क्या ऑल सही है या आप कह लो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? वेरी गुड शांति, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ए बी सी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल
एक सेट किया गया था कि हाँ इतना होगा, टाइम लिमिटेड भी था कि 2000 से लेकर 2015 तक होगा, और टारगेट भी थे उसमें, क्वांटिफेबल टारगेट अक्रॉस 8 एरिया ऑफ डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे खुद ही लिखा है 8 एरिया ऑफ डेवलपमेंट, यानी 8 गोल सेट किए गए थे। एम्ड एट एराडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, तो ये भी आपका सही था, मिटाना था गरीबी और हंगर। तो आपका ए बी सी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में मैंने देखो 7 गोल लिखा है, 7 नहीं 8 थे। ओके, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Hurry up, answer this question fast. What is, according to critical alternative view, what is poverty? गरीब होना क्या है, गरीबी क्या है? जल्दी से मुझे बताओ। ओके, हरी अप, गरीबी क्या है स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, सी ऑप्शन? व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? अच्छा देखो, यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन सी में लिखा है, और ये वाला ऑप्शन बी में लिखा है। थोड़ा सा हिंदी में आई थिंक वो हो गया चेंजेस। तो ये गरीबी क्या है, जहां पे आप बेसिक जो भी रिसोर्सेस है, संसाधन है, अपॉर्चुनिटीज है या इनकम है, आपको नहीं मिल पा रही है, एक्सेस नहीं हो पा रही, वो होती है पोवर्टी। तो बी आपका मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। पोवर्टी क्या है स्टूडेंट्स, जहां पर हम रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटी और इनकम को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होती है पोवर्टी। ओके, बी ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेट है। सी भी हालांकि गलत नहीं है कि हमारे पास बेसिक नीड को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन आपका बी सबसे मोस्ट एक्यूरेट होगा। और मॉनेटरी कंडीशन ब्रॉट अबाउट पीपल ओन लेजीनेस, तो ऐसा नहीं है, आलस्य की वजह से आपको यहाँ पे गरीबी नहीं देखने को मिलती, बल्कि फैसिलिटी या हमारे पास वही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन से अदला बदली हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था और ये यहाँ पे। क्लियर? चलो, तो सी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, क्योंकि वो हिंदी में आई थिंक ऑप्शन चेंज हो गए थे। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। बच्चों की जो मृत्यु दर थी, कितनी कमी लाने की मांग की गई थी? जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था उसमें कितनी कमी लाने की बात की गई थी? हरी अप, हरी अप। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, एवरीवन? ओके, सो आपका डी विल बी आवर राइट ऑप्शन, 2/3। ठीक है, 2/3 बात की गई थी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करने की, रिड्यूस करने की। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। लैंडस्लाइड हैजार्ड आर कॉमन इन द हिली रीजन ड्यू टू व्हाट? ये जो लैंडस्लाइड होता है, भूमि भूस्खलन होती है, भूमि सरकती है, ये पहाड़ी एरिया में ज्यादा होती है, तो क्यों ऐसा होता है? तो ये क्यों ऐसा होता है? पहले तो जो वनस्पति है उनका लॉस, मतलब कि आप उन्हें काट काट के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, वहां पे धाम बना रहे हो रहने के लिए, धर्मशाला बना रहे हो,
तो इस वजह से भी आप कह लो लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि वनस्पति क्या करती है, पेड़ की जड़ें ना मिट्टी को बांध के रखती है। अगर मिट्टी ही आप कह लो इरोज हो गई, सॉइल इरोजन हो गया, तो भूमि सरकने का चांस बढ़ जाता है। मिट्टी का लॉस होना, सॉइल इरोजन होना, और आप हिल स्लोप को कट कर रहे हो रास्ता बनाने के लिए, तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से भूस्खलन देखने को मिलता है। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। एवरीबडी, क्लास अगर पसंद आती हो तो लाइक करके मुझे जरूर बताया करें, काफी अप्रिशिएट फील होता है जब आप सभी अप्रिशिएट करते हो क्वेश्चंस को, क्लास को। ओके, चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो एवरीबडी। वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज नॉट हजार्डियस वन, मतलब कौन सा खतरनाक नहीं है इनमें से। हाँ, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। एग्रीकल्चर जो रिसाइड होता है, जैसे भूसा जो होता है, नहीं, ये सारी चीजें जो निकलती है एग्रीकल्चर से, ये सारी खतरनाक नहीं, बल्कि इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। बाकी सब क्या है, खतरनाक होती है। चलो लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन, कौन सा इनमें से है भाई? डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन। हरी अप स्टूडेंट्स। ओके, तो डिजिटल इनिशिएटिव इनमें से कौन सा है स्टूडेंट्स? आपका नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हर प्रकार के स्टूडेंट्स अपने सर्टिफिकेट को, मार्कशीट को, डिप्लोमास को, जो भी उनको मिला है डिजिटल, आप कह लो, उनको वो स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को। तो बी विल बी आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से पॉल्यूटेंट हैं, नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से आप कह लो कि, और ये भी नहीं हो रहा, तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? अरे भाई, मीथेन तो आपका वेटलैंड से तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो मीथेन तो नेचुरल हो गया ना, मीथेन कैसे हो गया? कुछ भी आंसर कर रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन विल बी आवर राइट ऑप्शन। मीथेन आपका वेटलैंड से प्रोड्यूस होता है बच्चों, नेचुरल सोर्सेज बहुत है मीथेन के, क्वेश्चन भी बना था आपका। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्यूरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड अफेक्टेड बाय, ये जो नेचुरल हजार्ड आते हैं, प्राकृतिक आपदा आते हैं, कौन कौन सी जो चीजें हैं इनको प्रभावित करती है? हरी अप, वेरी गुड गणेश, राज, शांति, राधे, मानसी, कुहू एंड राजीव, वेरी गुड वेरी गुड, हरी अप। ओके, तो नेचुरल हजार्ड किन की वजह से प्रभावित होता है स्टूडेंट्स? पहले तो जो लैंड यूजेस चेंज, इन द सेंस कि जो भूमि पे भार बढ़ रहा है ना, हम लोग घर बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इन वजह से हमारी जो भूमि है ना, आप कह लो कि चेंज हो रही है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, एब्सोल्युटली परिवर्तन होगा, वजन पड़ रहा है उस पर, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, इस वजह से भूमि चेंज होती है। फिर आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, जल निकासी या कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग्स बनाना, इन सब की वजह से भी प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है। और फिर आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु बदलती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है, टेम्परेचर अब बैलेंस होता ही नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर का बढ़ना घटना, ये सारे कारक जो है हानिकारक होते हैं और प्राकृतिक आपदा को इनवाइट करते हैं। ओजोन डिप्लेशन यहाँ पे ज्यादा भूमिका नहीं होगा, ओजोन डिप्लेशन आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? एम आई क्लियर?
हाँ बिल्कुल। ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे बताओ। ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया था? नहीं नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल नहीं था बेटा। वेरी गुड मानसी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन डिप्लेशन से जुड़ा हुआ। नैक का, आप लोग नैक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, सभी को पता है किसके द्वारा लाया गया नैक? नैक किसके द्वारा लाया गया? एवरीवन हरी अप। नैक जो है लाया गया आपका यूजीसी होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विल बी आवर राइट ऑप्शन। इसी के द्वारा फंडेड किया जाता है नैक को, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। कब लाया गया बच्चों? 1994 में लाया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर में है। क्वेश्चन बहुत बार आया है तो आपको ये याद रखना है। 1994 में लाया गया, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर में है। और किसके द्वारा फंड किया जाता है? फंडेड बॉडी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आपका यूजीसी विल बी आवर राइट ऑप्शन। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। ये मैंने एक दिन पहले भी कराया था आपको, अगर याद हो इस क्वेश्चन को। देखते हैं कौन सही आंसर करेगा इसका। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कौन सा है इनमें से? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कौन सा है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मीन्स होता है कि ये जो कॉलेज है या जो इंस्टीट्यूशन है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है? माइनॉरिटी पर्सन के द्वारा, जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके द्वारा उस कॉलेज को मेंटेन किया जा रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, यानी कि स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में जो है ना, ये माइनॉरिटी ग्रुप के एक पर्सन है, उनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, तो इसीलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है वो केंद्रीय सरकार द्वारा मैनेज की जा रही है, मेंटेन की जा रही है, तो माइनॉरिटी में से कोई पर्सन अगर उस चीज को मेंटेन कर रहा है तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। यूजीसी के सिलसिले में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको ये नॉट करेक्ट है, मतलब जो सही नहीं है आपको बताना है। वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे रूप बदल बदल के पूछा गया है इस क्वेश्चन का, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो, यूजीसी को 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, स्टेचुरी बॉडी है, प्रमोट करती है, कोऑर्डिनेट करती है हायर एजुकेशन को, और प्लान नॉन प्लान फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव होता है इसको, ताकि वो यूनिवर्सिटी की देखरेख कर सके। बट ये फंड कभी भी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं लेती है, स्टेट गवर्नमेंट से फंड लेके स्टेट यूनिवर्सिटी को मैनेज नहीं करती, ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही फंड लेती है। ओके बच्चों, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। डायलॉगिक कौन सा है? कहाँ पे बोलचाल यूज होगा? बोलचाल, जैसे जो बच्चा है और जो टीचर है दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डायलॉगिक होगा। हरी अप। ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स? हाँ जी, क्या आंसर होगा? सी और डी आंसर आ रहे हैं। अच्छा जी, चलो वेरी गुड। मानसी, गलत बात है बेटा, आपका आंसर गलत है। आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, पहली बात तो ये समझ लो, डायलॉगिक जहां बोलचाल आवश्यक है, लेबोरेटरी में टीचर आपको बता रहा है दो केमिकल के बीच में रिएक्शन,
तो वो उसको बिना बोले भी कर सकता है। वो केमिकल उठाया, केमिकल पे नाम होता है, वो उसको परफॉर्म करेगा, आप उसको देख रहे हो। कोई भी एक्सपेरिमेंट है, टीचर परफॉर्म कर रहा है, आप उसको देख रहे हो। तो लेबोरेटरी नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेशन में हम सिर्फ देखते हैं, टीचर परफॉर्म कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं। टीचर ने मान लो कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं कि पहले ये चीज है, पहले वो चीज है, उसको कर रहे हैं और हम उन्हें देखते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन जहां जहां है आप कट कर दो, ठीक है। ट्यूटोरियल्स, बेटा ट्यूटोरियल्स आप यूट्यूब पे कभी ओपन करोगे, हाउ टू मेक दिस, हाउ टू मेक दिस, तो हाउ टू ऑपरेट दिस टेक्नोलॉजी, ये जो मेरे पास कैमरा है इसको मैं कैसे चलाऊं, तो ट्यूटोरियल में हमेशा वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ओके, ट्यूटोरियल बिना बोले हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज तो बिना बोले भी हम लोग देख के सीख लेंगे, प्रदर्शन किया जा रहा है, हम उसे देख लिए, समझ लिए, ठीक है। लेकिन ट्यूटोरियल क्या बिना बोले होगा? एब्सोल्युटली नॉट, स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताएंगे। अब जिसमें सी नहीं है आप कट कर दो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आ गया ट्यूटोरियल। और ग्रुप डिस्कशन में तो बोली तो आवश्यक होगा, डिस्कशन बिना बातों के हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो ग्रुप डिस्कशन में भी डायलॉगिक ही होगा। प्रोजेक्ट वर्क, टीचर ने आपको असाइनमेंट दे दिया और आप घर गए, उस प्रोजेक्ट को शांतिपूर्वक बना के ले आए, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ गया सी और डी। क्लियर? कोई बात नहीं मानसी, इट्स ओके। देखो यहाँ पे गलती हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। पेपर में हम लोग इसीलिए आपको वार्न करते हैं कि यहाँ गलत हो रहे हो, ताकि एग्जाम में आपको वो चीज याद रहे। छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं क्योंकि हम काफी एक्साइट हो जाते हैं क्वेश्चन देख के कि इतना आसान कैसे आ गया, और फिर हमसे गलती हो जाती है क्योंकि कोई वहां पागल तो बैठे नहीं है कि हाँ आसान क्वेश्चन आपको दे देंगे। वो ट्रिकी होते हैं, जो आपको इजी लगते हैं ना, थोड़ा सा ट्रिकी होता है वो। तो अच्छे से ध्यान पूर्वक क्वेश्चन देखा करो। नैपटेल जो है 2003 में आया गया, क्या, किसकी गुणवत्ता को इनहेंस करने के लिए? इंजीनियरिंग एजुकेशन की। और राइट, इंजीनियरिंग एजुकेशन की। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पॉल्यूटेंट जो है इमिट हो रहे हैं, उससे क्या पर्यावरण पे प्रभाव पड़ते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन दिख रहा है? एक बार मुझे बताओ आप सभी, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? पर्यावरण पे इन पॉल्यूटेंट के क्या प्रभाव पड़ते हैं आपको वो बताने हैं स्टूडेंट्स। देखो मैंने आपको बहुत बार ये चीज क्लियर की है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और जब सल्फर ऑक्साइड आपस में जब मिलते हैं ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो वो एसिड रेन को फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एसिड रेन को फॉर्म करते हैं। अब जिसमें सी का आई नहीं है आप उसको कट कर दो, निकल गया ये। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ ग्रीन हाउस गैसेस, तभी तो इसको रिड्यूस करने की बात की गई। तो जिसमें ए का फोर्थ नहीं है आप कट कर दो। देखो दो ऑप्शन कट हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं बच्चे? ये टॉक्सिक होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी डिसीज को बढ़ावा देते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बी का थर्ड हो गया, कट कर दो इसे। और बचा बेंजेन एंड हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या करते हैं? टॉक्सिक होते हैं, दे आर वेरी वेरी टॉक्सिक। तो ए ऑप्शन आपका निकल के आंसर आ गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो हरी अप, आंसर करो इस क्वेश्चन का। यू वेलकम राधे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है putting to use the theoretical advance with an eye on exploring the potential for generalizability, यानी कि आप थ्योरी को यूज करके उसके जो पोटेंशियल है, उसका जो आप कह लो कि एक मतलब एक हाईएस्ट पोटेंशियल होता है कि इस थ्योरी से ये निकल के आ सकता है, उसको आप देखते हो। तो ऐसा कौन सा रिसर्च होता है वो जिसमें हम थ्योरी की पोटेंशियल को नापने के लिए वो रिसर्च करते हैं? तो ये आपका अप्लाइड रिसर्च होता है बच्चों,
थ्योरी की संभावना को देखने के लिए कि थ्योरी क्या प्रूव क्या इसके में प्रैक्टिकल क्या होगा थ्योरी का। फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया मार्केट में, तो जब भी कोरोना की थ्योरी, कोई नई चीज की थ्योरी आती है मार्केट में, तो आप सभी को पता है वो कहलाती है फंडामेंटल थ्योरी। क्या कहलाती है? फंडामेंटल रिसर्च। क्यों कहलाता है? क्योंकि एक प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट जो कभी भी किसी ने डिफाइन नहीं किया, उसके रिलेटेड थ्योरी मार्केट में आ गई, तो वो फंडामेंटल या फिर प्योर या बेसिक रिसर्च कहलाता है। अब इस थ्योरी को पढ़ के अगर किसी ने वैक्सीन बना दिया, मतलब इस थ्योरी को पढ़ के, जो फंडामेंटल थ्योरी आई थी कोरोना के बारे में, उसको पढ़ के किसी ने कि कोरोना क्या है, क्या डिसीज है, क्या केमिकल रिएक्शन है इसमें, क्या चीजें हैं इसमें, वो सारी चीजें पढ़ के किसी ने वैक्सीन बना दिया, तो ये क्या कहलाया कि आपने थ्योरी के पढ़ के, थ्योरी की जो पोटेंशियल था, जो उससे निकल सकता था उस थ्योरी से, उसको आपने अप्लाई करके वैक्सीन बना दिया, तो ये अप्लाइड रिसर्च कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अप्लाइड रिसर्च कहलाएगा। अब आप सभी को पता है कोई चीज आप अप्लाई करके कोई चीज बनाओगे तो उसमें कमी भी तो आ सकती है। मान लो वैक्सीन में कुछ कमी आ गई, तो हम सेकंड वैक्सीन जब उस चीज को इम्प्रूव करेंगे। कोई कमी आ गई वैक्सीन में कि इसमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही, या इसमें ये चीज नहीं है, या इसमें ये कामगार नहीं है, अभी की सिचुएशन में ये काम नहीं आ पा रही क्योंकि चीजें जो है वो बदल गई हैं। तो आप अप्लाइड रिसर्च में जब भी कोई चीज इंप्रूव करोगे, सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए अप्लाइड रिसर्च में जो अप्लाई हो चुकी है, मार्केट में सॉल्यूशन आ चुका है जिसका, लेकिन उस सॉल्यूशन में समाधान ला रहे हो, आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला रहे हो, तो वो आपका एक्शन रिसर्च हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या हो जाएगा? एक्शन रिसर्च हो जाएगा। सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी को? इसके बाद कभी भी डाउट होगा आपको? ओके, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल भाई बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, और उनको सेलेक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि किन टीचर को हम सेलेक्ट करें? हर जगह तो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? क्या एक्सप्लेनेशन भी सही है? वेरी गुड गणेश। अच्छा, राजीव जी कह रहे हैं मैम पहला स्टेटमेंट गलत होगा। अरे भाई, कैसे गलत होगा? वेरी गुड मानसी, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स आ रहे हैं, आप अपना इंटरनेट ओपन करो, हर जगह ऑनलाइन कोर्स, यूजीसी नेट में ये टीचर वो टीचर, इतने का बैच, इतने की प्राइस, ये ऑफर वो ऑफर, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स हैं। उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है कि आप इन टीचर के कोर्स ले लो, उन टीचर के कोर्स ले लो, बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, एडवर्टाइजमेंट भी होता है। और इनमें से आपको सही कोर्स को सेलेक्ट करना ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं, हमें सब अच्छा लगता है, लेकिन आपको जब आप उस चीज को बाय कर लोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे यार, मैं थोड़ा रुक जाता या ये कर लेता। बहुत ज्यादा आप सोचते हो कोई भी चीज को परचेज करने में, कोर्सेज को। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, मगर देखो बेटा, पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है कि ऑनलाइन कोर्सेस आ रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो रीजन क्या होना चाहिए था? ऑनलाइन कोर्सेस इसलिए आ रहे क्योंकि अब हर हाथ में फोन है, हर हाथ में इंटरनेट एक्सेस है। इस वजह से ऑनलाइन जो कोर्सेस हैं, पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है, क्योंकि अब बच्चे सुविधाजनक, यानी सबके पास फोन और इंटरनेट है। लेकिन रीजन इसका अलग दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही तो है, मगर ये इस चीज को डिफाइन नहीं कर रहा है। क्लियर है एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एवरीबॉडी। शांति जी, ये क्वेश्चन एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों का मिक्स होता है बेटा। हाँ, जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड। क्वांटिटी और क्वालिटी, किसी भी कैटेगोरिकल प्रिपोजिशन का क्वांटिटी और क्वालिटी क्या डिसाइड होता है? कैसे? उसकी मनोदशा से। तो मूड विल बी आवर राइट ऑप्शन। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। हरी अप। कम्युनिकेशन जब भी इनहेंस कर देगा इंटरेक्शन ऑफ द लर्नर,
जब भी दो लर्नर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन इनहेंस हो रही है, हम उसे साइकोलॉजिकल बोलेंगे। क्यों? साइकोलॉजिकल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? नजरिया, आपका परसेप्शन, आपके लाइक डिसलाइक, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो आप सोचो, अगर दो पर्सन के इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इनहेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो मीन्स कि वो साइकोलॉजिकल है, यानी दोनों मनोवैज्ञानिक रूप से आपस में मेल खा रही हैं, आपस में उनका सोचना समझना एक जैसा है, तभी तो वो आपस में कम्युनिकेट बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल विल बी आवर राइट ऑप्शन। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। नाउ इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई नो दैट, बट थोड़ा सा इसको टफ बनाती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिंबल? साइन एंड सिंबल। अब मुझे बताओ एक डिफरेंस क्या है साइन और सिंबल में, क्योंकि देखो एंड लगा है और तो लगा नहीं है, यानी कि ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो क्वेश्चन आई नो वेरी इजी है, बहुत ही इजी है, लेकिन क्वेश्चन को मैंने हार्ड बना दिया ये पूछ के कि साइन और सिंबल में डिफरेंस क्या है। तो दोनों ऑप्शन तो करेक्ट है इसमें से। साइन सिंबल इंटरनल रिलेशन है, मीनिंग को प्रोड्यूस करने में एब्सोल्युटली है, और ये पॉसिबल इसलिए बिकॉज ये एक नेटवर्क है, एक माया जाल होता है साइन का थ्रू द रिलेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिंबल? अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि एक माइनर सा डिफरेंस बताओ मुझे साइन और सिंबल में। ओके, तो हरी अप, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? क्या डिफरेंस है मैम? पब्लिकली sign have letters but sign can't, symbol have can be gesture नहीं है। अच्छा, एक मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस बताती हूँ जो हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा। कोई भी साइन होता है ना, उसका एक क्लियर मीनिंग होता है, एक क्लियर मीनिंग होता है। आप कभी भी उसके वीजा के लिए जाओगे कहीं भी, तो आपसे पहले साइन पढ़वाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। रोड पे अगर ये धारी है तो इसका मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे सर मैं चाहे इंडिया में रहूं, चाहे मैं देश के किसी भी कोने पे चला जाऊं, ये जो साइन है ना वो हर देश में सेम होगा। ये आपको अगर ऐसा मार्क दिखेगा तो इसका मतलब है रोड ही, रोड है ये, ठीक है, ये रास्ता है। अगर आपको ये ऐसा मार्क दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा मुझे सीधे से जाके बायां लेना है। ठीक है, साइन का हमेशा एग्जैक्ट मीनिंग होगा, एग्जैक्ट यानी कि क्लियर मीनिंग होगा, हर एक बच्चे को वो समझ में आएगा। अगर ग्लास बना है पानी वाला तो वो पानी का ग्लास ऐसे बूंद वाला, ऐसे ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि पानी का ग्लास है, उसमें पानी बना हुआ है। ठीक है, तो साइन का हमेशा क्या होगा? एग्जैक्ट मीनिंग होगा। सिंबल के मीनिंग को समझने के लिए आपको एक नॉलेज चाहिए होगा, कोई भी सिंबल है उसको समझने के लिए नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के लिए जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक है, दूसरे देश के लिए हो सकता है वो भोजन का प्रतीक हो या वो किसी और चीज का प्रतीक हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपने कभी अनअकैडमी का लोगो नहीं देखा है तो आप अनअकैडमी के लोगों को कभी पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सिंबल को पहचानने के लिए आपको एक नॉलेज की जरूरत होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? साइन को पहचानने के लिए एग्जैक्ट मीनिंग है तो हर देश में साइन का एग्जैक्ट मीनिंग ही होगा। ये पेन है तो पेन का जो साइन बनेगा वो हमेशा एग्जैक्ट ही बनेगा हर देश में। लेकिन सिंबल को पहचानने के लिए आपको एक नॉलेज, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। समझ में आई मेरी बात? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एवरीबॉडी। हाँ, बेसिक सा डिफरेंस था, साइन का एग्जैक्ट मीनिंग होगा, हर कोई समझ सकता है। सिंबल को समझने के लिए हमें एक नॉलेज की जरूरत होगी, एक अवेयरनेस की जरूरत होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
हाँ, सिंबल हो सकता है हर देश में सिंबल को अलग अलग यूज होता हो, एक ही चीज को अलग अलग वे में वो यूज करते हो सिंबल को, है ना। लेकिन साइन जो है हर देश में एक ही होगा, बिकॉज उसका एग्जैक्ट मीनिंग ही होगा, यूनिवर्सल होते हैं साइन। इस क्वेश्चन को आंसर करो स्टूडेंट। क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होगा, आपका गोल ओरिएंटेड, एक पर्पस तो होता है कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं क्लासरूम में, एक लक्ष्य होता है, और कोलैबोरेटिव मतलब कि वो स्टूडेंट और टीचर आपस में मिलके कम्युनिकेट करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। वेरी गुड गणेश, एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। तो आपका यहाँ पे डी आंसर राइट होगा। प्रभावशाली अगर कम्युनिकेटर है तो वो इशू को बढ़ने ही नहीं देगा क्लास में, इशू को वो बढ़ने ही नहीं देगा क्लास में। और अगर प्रभावशाली कम्युनिकेटर है तो वो इशू को पहले ही एड्रेस कर लेगा, क्लास में बढ़ने से पहले ही उस चीज को एड्रेस करके, एक्नॉलेज करके उस चीज को सॉल्व कर देगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। कम्युनिकेशन बैरियर और उनके मीनिंग निकालने हैं। देखो बैरियर आपसे हमेशा पूछा जाता है, भले उनके थोड़े से तरीके बदल जाएं, लेकिन बैरियर आपसे हमेशा पूछा जाएगा। तो बैरियर से जुड़े हुए आपको स्टेटमेंट हमेशा क्लियर रखने हैं। सिमेंटिक, शब्दों से जुड़ी हुई बाधा, शब्दों की जब भी हम मीनिंग गलत निकाल लें, चाहे वो साइन और सिंबल के रूप में हो तब भी मीनिंग ना निकाल पाओ, साइन ऐसे बना है लेकिन आप उसकी मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, तब भी वो सिमेंटिक बैरियर होगा। किसी भी तरह के शब्द या साइन एंड सिंबल के मीनिंग को, अर्थात को नहीं समझ पाना सिमेंटिक बैरियर होगा। आप हमेशा इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे देखो फॉल्टी मैसेज क्या है, आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा अगर मैसेज फॉल्टी है, तो यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर हो गया। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, तो हमें कोई चीज याद नहीं हो पा रही है, पुअर रिटेंशन है, तो वो हमारे मन में दोष है कि हम याद नहीं कर पा रहे, हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हमें चीजें याद ही नहीं हो पाती। पर्सनल यानी कि आपका किस में आ जाएगा, लेक ऑफ टाइम, आपके पास समय ही नहीं है बात करने के लिए, तो ये पर्सनल बैरियर है। और फिजिकल क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन चैनल, आप कम्युनिकेटर जो रिसीवर है आप उससे दूर हो, डिस्टेंस है आप में, या समय जो है ना वहां पे अमेरिका में अलग हो रहा है, इंडिया में अलग, तो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी फिजिकल दूरियां आपस में, डिस्टेंस हो गया, तो ये सारे फिजिकल में आ जाते हैं, स्पेस या फिर आपके टाइम की प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। हाँ, इट इज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखती हूँ मैं कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है। अच्छा, राजीव कह रहे मैम सी होगा, राज भी कह रही है मैम सी होगा, गणेश और रुखसार सभी स्टूडेंट कह रहे हैं मैम सी 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 होगा। ओके ओके, गॉट इट। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, टीचर प्रपोज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ प्रेज एंड इंकरेजमेंट ड्यूरिंग अ टीचिंग लर्निंग सेशन बेस्ड ऑन स्किनर थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। हे भगवान, अभी आपके मैम ने यानी मैंने थोड़े क्वेश्चन पहले आपको बताया था, किसी भी थ्योरी को जब हम प्रैक्टिकल रूप में उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, उसकी संभावना को देखने के लिए, पोटेंशियल को देखने के लिए, ये देखो बीएफ स्किनर की थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब इसके आप कह लो कि इफेक्ट को जानने के लिए, इसके प्रभाव को जानने के लिए यहाँ पे एक टीचर अपने क्लास में उस चीज को अप्लाई कर रही हैं। मेरी बात समझो अच्छे से, किसी भी थ्योरी की जो पोटेंशियल है उसको जानने के लिए उस चीज को अप्लाई करके देखना अप्लाइड रिसर्च होगा। इसमें इंप्रूव नहीं ला रहे हैं, थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है। थ्योरी क्या होगा, स्किनर थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। अप्लाई कौन कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं। प्रेस और इंकरेजमेंट वाला जो लॉजिक स्किनर ने दिया है रीइंफोर्समेंट में, वो काम करता है कि नहीं करता, इसलिए उसको अप्लाई करके, थ्योरी को अप्लाई करके देख रहे हैं, तो ये अप्लाइड रिसर्च होगा।
जब भी आप अप्लाइड रिसर्च में सुधार लाने की कोशिश करते हो तो वो एक्शन रिसर्च होगा। फंडामेंटल जिसमें थ्योरी बन रही है, एक प्योर बेसिक थ्योरी का निर्माण, और इवैल्यूएटिव हम जब मूल्यांकन करते हैं। क्लियर? देखो गलतियां अभी भी हो रही हैं बच्चों। डोंट टेक इट क्वेश्चन ग्रांटेड, क्वेश्चन को ग्रांटेड मत लो, हल्के में मत लो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, भले आपको कभी कभी लगते हैं कि ये तो क्वेश्चन मतलब मुझे तो तुरंत इसका आंसर आ गया, लेकिन वो आंसर वो नहीं होता है। अच्छे से एनालाइज करोगे आंसर आएगा। तो क्वेश्चन को कभी भी हल्के में मत लो, ग्रांटेड नहीं लेना है। आई नो कि पेपर 1 के क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट होते हैं, इजी भी होते हैं, मगर फिर भी अपना बेस्ट दिया करो। और बहुत ही सरप्राइजिंग है, कभी भी आपके जो क्वेश्चन में आंसर हमें लगता है वो नहीं होता है ज्यादातर, तो अच्छे से पढ़ो। वाटर बोर्न डिसीज नहीं है, पानी से होने वाला बीमारी नहीं है, वो होगा डेंगू। अरे भाई डेंगू तो मच्छर से होता है। अब ये मच्छर जाए पानी में रह रहा हो जाए जहां भी रह रहा हो, उससे हमें क्या, हमें तो इन्फेक्शन मच्छर से हुआ ना। डेंगू आपको मच्छर से हुआ, तो हमारे लिए मच्छर ही है जिसने डेंगू दिया है, पानी ने नहीं दिया है, मच्छर ने दिया है। टाइफॉइड आपको पानी के कांटेक्ट कंटामिनेट पानी से हो सकता है, हेपेटाइटिस भी और फ्लोरा भी, हैजा भी, ये सारी पानी से होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन मच्छर से होने वाला बीमारी डेंगू होगा। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेटा, मादा मच्छर होती है क्या, फीमेल मच्छर होती है मॉस्किटो, जिसके काटने से डेंगू होता है? कोई है यहाँ पे उससे मतलब इन्वायरमेंटल साइंस जिसका सब्जेक्ट हो? सो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फीमेल जब भी मॉस्किटो बाइट करती है तो डेंगू होने की समस्या देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, एनाफिलिस, ओके। नैप्टेल को कब लाया गया? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग लॉन्च इन विच ईयर? इंजीनियरिंग यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट किया गया था, तो किस साल लाया गया स्टूडेंट्स? हरी अप। ओके राजीव, वेरी गुड। सभी को पता है, तो स्वीट। हाँ इसी सेशन में हमने डिस्कस किया, 2003 में लाया गया था नैप्टेल को, जो कि फोकस था इंजीनियरिंग एजुकेशन को बढ़ावा देने में। ठीक है, इंजीनियरिंग एजुकेशन को इनहेंस करने में, इनकी क्वालिटी गुणवत्ता को इनहेंस करने पे बढ़ावा दिया गया था। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? एक बार मुझे कंफर्म कर दो, क्वेश्चन सभी को नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, एक बार बता दो जल्दी से, नहीं तो मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट कर दूं। तो ई वैल्यूएशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी भी ये टॉपिक पुराना नहीं हो सकता। ई वैल्यूएशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा क्वेश्चन क्लियर है? ओके चलो आंसर कर दो जिनको क्लियर है, जिनको क्लियर नहीं है बस आप लगभग 20-30 सेकंड रुको, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। और सेशन की टाइमिंग भी हो रही है एंड होने की, तो हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। ओके हाँ वेरी गुड, ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। जिनको क्लियर नहीं है वो एक्सप्लेनेशन सुन लो बच्चे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमेशा तब होता है जब कोर्स चल रहा हो, ड्यूरिंग द कोर्स होता है। किसी कोर्स में आपने एडमिशन लिया, मान लो कार ड्राइविंग में, या किसी स्कूल में आप सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हो, या स्कूल की बात करो क्लासरूम में टीचिंग हो रही है, तो ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन बच्चे का कब होगा? जब वो कोर्स चल रहा हो। जैसे हम क्विज लेके या डिस्कशन लेके क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम इवैल्यूएशन करते हैं फॉर्मेटिव। समेटिव हमेशा कोर्स के आखिरी में हम देखते हैं कि लर्नर ने क्या सीखा, लर्निंग आउटकम क्या निकल के आया, तो ये हमेशा लास्ट में होगा, जिसमें आप ग्रेड देते हो फाइनल लर्निंग आउटकम्स को कि क्या इसका परसेंटेज रहा है, या फिर जो भी होता है समेटिव में आप परसेंटेज परसेंटाइल जिसमें भी आप दो। और कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है? जो चलता चला जा रहा है। इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव कोऑग्निटिव एस्पेक्ट विथ रेगुलरिटी, हमेशा कंटिन्यूअस वे में आप देते इवैल्यूएशन कर रहे हो। नॉर्म जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में कंपेयर करते हैं बच्चे को, ठीक है, ग्रुप में कंपेयर करके बच्चे का रिजल्ट देखते हैं। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। काफी समय हो गया है, सो हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देन वी विल एंड द सेशन। स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज ऑफ इफेक्टिव टीचर।
ओके, स्टाइल रिलेटेड पूछा है। स्टाइल रिलेटेड, what will be our right option, students? ओके, तो स्टाइल रिलेटेड इन द सेंस कि टीचर कौन कौन सी आपके लोग शिक्षक की जो शैली है, जिस शैली को वो सेलेक्ट कर रहा है, तो स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज जुड़ी होती है हमेशा सेल्फ एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी से। सेल्फ एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ी होती है स्टाइल ओरिएंटेड कॉम्पिटेंसीज। ओके, तो यहाँ पर आप देखो सेल्फ एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। सेल्फ एफिशिएंसी जो रिफर कर रहा है पर्सन की सेल्फ परसीव कैपेसिटी टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब कि टीचर की कैपेसिटी क्या है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक गोल सेट किया कि मुझे आज बच्चे को ये चीज समझानी है, तो उनका कैपेसिटी क्या है, सेल्फ एफिशिएंसी क्या है। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी, जिसका मतलब वो सेंसिटिव भी है, लीनियंट भी है, जहां पे उन्हें जैसा होना चाहिए वैसे वो हो पा रही। ये नहीं कि एक एक ही सटीक बस एक ही चीज है वो, कि वो स्टिक है तो पूरा कंटिन्यूअस बेसिस पे स्टिक ही हो रहे हैं, या हंस रहे हैं तो कंटिन्यूअस बेसिस पे हंसे जा रहे हैं, नहीं। उनको फ्लेक्सिबल होना है, जहां पे सेंसिटिव होना पड़े वहां पे वो सेंसिटिव हो रहे हैं, जहां पे थोड़ा सा उनको लीनियंट होना पड़े वहां पे वो लीनियंट हो रहे हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल है चेंज होने के लिए। तो ये आपकी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज होती है किसी के टीचर के अंदर। ऑल राइट, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं स्टूडेंट्स, और समय भी हमारे पास कम है, तो लेट्स सी कितने क्वेश्चन अभी। ओके, काफी क्वेश्चन बचे हैं, बट हाँ एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, देन वी विल एंड द सेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्लास मेरी बच्चे आईसीटी की होगी, और जो कि 3:40 PM इस टाइमिंग पे होगी, तो आप इस क्लास को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वेरी गुड। आइडेंटिफाई द फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, मतलब क्लास में, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो टीचर से पहले ही, टीचर के पढ़ाने से पहले ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके आ जाते थे। होता था कि नहीं? अच्छा, मेरे साथ हुआ था कि हमें जैसे पता होता था कि टीचर हमें होमवर्क में हमेशा किसी भी चैप्टर के जो लास्ट में एक्सरसाइज आता है या क्वेश्चन आता है वो देंगे ही देंगे। तो हम लोग क्या करते थे, उस चीज को पहले से ही लिखना स्टार्ट कर देते थे। जैसे ही आपके लोग चैप्टर पढ़ाया जाता था तैसे ही हम अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर देते थे। तो ये सारी चीजें आप देखो, या बच्चा पहले से ही फैक्ट क्लियर करके आ जाए, मतलब उसे टीचर पे डिपेंड नहीं है वो बच्चा। तो परसीव द ग्लोबल एस्पेक्ट, कॉन्सेप्ट, मटेरियल, बिल्कुल। एंड ये क्या करते हैं, ये compete करना पसंद करते हैं दूसरे बच्चे से, मतलब हेल्दी वे में हम क्या करते हैं, दूसरे बच्चे से हम compete, चैलेंजेस हमें पसंद रहते हैं, इसी वजह से हम पहले से ही अपना पढ़ के आते हैं। और यही बच्चे होते हैं जो टीचर को याद दिलाते हैं कि सर आज क्लास टेस्ट है। क्यों? क्योंकि इनको compete करना, अपनी नॉलेज को ये चेक करते हैं compete करके, दूसरे से आप कह लो कि वो प्रतिस्पर्धा करके अपनी नॉलेज को ये चेक करते कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, और ये खुद से ही इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब भैया जो पढ़ के नहीं आए हैं वो दूसरे से क्या करते हैं, कोऑपरेट, सहयोग, मतलब दूसरे के साथ पढ़ लिख के आगे बढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको चैलेंज पसंद नहीं है। और प्रिंसिपल और फैक्ट पे ये फोकस करते हैं, इनको है कि बस मुझे फैक्ट और प्रिंसिपल यहाँ पे क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये कॉन्सेप्ट को कभी भी ग्लोबल वे में रिलेट नहीं कर पाते हैं। चलो, तो आज हमने काफी क्वेश्चन कर लिया स्टूडेंट्स, और अब मेरे पास समय भी कम है। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग आप सभी को पता है, 3:40 पे हमारी नेक्स्ट क्लास हो रही है आईसीटी की, और डेली मेरी एप्लीकेशन की क्लास होती है, फ्री में होती है, हर स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है फ्री में एप्लीकेशन पर। तो यहाँ भी आप सभी जरूर आया करें स्टूडेंट्स। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको होमवर्क क्वेश्चन को कहाँ आंसर करते हैं सभी को पता है ना। ऑफलाइन कमेंट में, जब ये सेशन एंड हो जाएगा तो ऑफलाइन कमेंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? आई एम क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी।
ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। आई वॉज योर एजुकेटर। अच्छा, कल मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था प्रीवियसली, उसके जो विनर्स हैं उनके मैं नाम आपको बता देती हूँ। तो राधे हैं, राजीव है, एंड लेट मी चेक कोई और। अच्छा, पेन में बदल दूं क्या? एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं। तो जो प्रीवियस होमवर्क क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उसके विनर लेट मी चेक एक बार, कोई बच्चा छूट तो नहीं रहा है। सो काफी स्टूडेंट ने राइट आंसर किया था, जिसमें आप कह लो कि लेट मी चेक 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। और संजना। तो ये 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रीवियस जो होमवर्क क्वेश्चन था उसको राइटली आंसर किया था। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई वाज योर एजुकेटर ज्योति मैम, जिनसे आप ये क्लास पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। मोर देन 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में आपको पढ़ाती हूँ, पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है, और ये मेरा समय है, डेली इस टाइमिंग पे मेरी क्लास होती है स्टूडेंट्स। परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी, जहाँ पे मेरी क्लासेस एप्लीकेशन पे 6:50 PM पर होती है। आप इस टाइमिंग पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड प्लस और आइकॉनिक बैचेस अनअकैडमी हमेशा आपको ऑफर करती है, जिसमें हमेशा कोई ना कोई ऑफर आता रहता है, जिसको आप जेटी नेट कोड लगा के जेटी नेट कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट पे वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा और एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप हर टीचर को देख पाओगे। सो किसी भी प्रकार का आपका कमेंट हो, क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, डू लेट मी नो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजीव, राधे, पूजा, शांति, कृषु एंड उपासना, एवरीबडी, गणेश एंड राज, सविता, एवरीवन, कुहू, बहुत बहुत आप सभी का राधे, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए। स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी अपलोड नेक्स्ट सेशन। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट हो, और क्लास अगर पसंद आई हो तो अपना लाइक और कमेंट के थ्रू आप हमें फीडबैक दे सकते हो। सो मिलते एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।